ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब साउथ एशिया के खास एक्सपर्ट हैं। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में भारत के पड़ोसी मुल्कों को, साउथ एशियन मुल्कों की खास खास खबरों पर चर्चा होती है और इसे काफी लोग पसंद करते हैं इस प्रोग्राम को, इसलिए कि एक ही प्रोग्राम में कई मुल्कों की खबरों पर चर्चा भी हो जाती है और खबरें भी मिल जाती हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, भूटान, ये सारे मुल्कों के बारे में और भारत के इन मुल्कों से ताल्लुक, ये सब इस पर डिस्कस होता है। अफगानिस्तान, खास तौर पर अफगानिस्तान की खबरों पर हमारे देखने वाले नाजरीन जो है वो खास चाहते हैं कवरेज, तालिबान की सरकार कैसी चल रही है और उसके अलावा उसके चैलेंजेस क्या हैं, वो सारी चीजें इस प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। आज हम एक बार फिर नया साल शुरू हुआ है, आपको नया साल मुबारक हो 2026। इस मौके पर अफगानिस्तान से हम बात शुरू करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन के और भारत के भी कुछ मामलात हैं जिस पर हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में अब कितनी मजबूत है और पाकिस्तान से जो टकराव का सिलसिला है वो आखिर कहां लेकर के जाएगा? कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि भारत से जब से ताल्लुकात बढ़े हैं अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टकराव शुरू हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपके पास क्या खबरें हैं अफगानिस्तान से? बहुत बहुत शुक्रिया काजल साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम लोग खबर जो है अफगानिस्तान का आगाज जो है वो यूनाइटेड नेशन से निकलते हुई खबर से कर रहे हैं। फिर हम लोग उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो उस पर हम लोग मतलब ये है कि डिटेल तफसील से चर्चा करेंगे। ये यूनाइटेड नेशन ने 1.71 बिलियन डॉलर्स का फंड रेज करने का ऐलान किया है, जो अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वो ये फंड रेज कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन, अभी इसकी बड़ी सारी चीजें हैं, मतलब इसको आप इतना बड़ा फंड जो है वो शायद इसलिए रेज कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अब चाइना के साथ और रशिया के साथ और इधर उधर ना जाए, बल्कि वो यूनाइटेड नेशन का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उनके साथ जाए। तो इशारा उसी तरफ है कि अभी जो डोनर, सबसे बड़ा डोनर है वो यूनाइटेड नेशन ही है और अमेरिका है, और अमेरिका के पीछे जो बहुत सारे मुल्क हैं, यूरोपियन ममालिक और भी जो कुछ ममालिक है, इन लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि अफगानिस्तान को 1.71 बिलियन डॉलर जो है वो 2026 में दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने डेवलपमेंट, उनके ह्यूमैनिटेरियन एड, उनके मेडिकल फैसिलिटी और तरह तरह की जो चीजें हैं जो कि एक आम इंसान को और नागरिक को जो मतलब जरूरत होती है, वो यूनाइटेड नेशन फराहम करेगी। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है यूनाइटेड नेशन का अफगानिस्तान के हवाले से। तो अब इस पे जो है हम लोग मतलब इसको अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये एनालिसिस तो हमने 2025 में देखी है कि किस तरह से रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया तालिबान को, और किस तरह से चाइना ने जो है वो कॉरिडोर खोल लिया और ये किया, किस तरह से इंडिया ने जो है अफगानिस्तान को एक तरह से अनऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो इन सब बढ़ते हुए जो अफगानिस्तान के मतलब हलचल है, उसमें यही है कि मतलब अमेरिका अपने आप को उस रेस से हटाना नहीं चाहता है, पीछे नहीं हटना चाहता है। तो यही खबर है इस हवाले से, क्योंकि ये नया साल है और नया साल में जो है वो अच्छी बातें जो है वो हो रही है। लेकिन यहाँ ये यूनाइटेड नेशन ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन रिकॉग्निशन की कोई बात नहीं हो रही है कि तालिबान सरकार को हम रिकॉग्नाइज करें। ये भी एक इसमें बड़ी मतलब पोशीदगी है कि किस तरह से ये हो। तो अब इस खबर को हम लोग यही छोड़ देते हैं। अब जो मेन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं, जो कशीदगी बनी हुई है,
अभी एक दूसरा जो 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 खबर है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव खबर है, कि अफगानिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ये जो बॉर्डर पाकिस्तान से उन्होंने बंद किया हुआ है और वहां पे कोई मतलब तिजारत नहीं हो रही है, और जो अफगानिस्तान ऑल्टरनेटिव रूट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव रूट कहीं से कोई मतलब उस बराबरी का तिजारत नहीं दे रहा जितना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से जो तिजारत हो रहे हैं। और उसके आंकड़ेबाजी भी हुई है कि कई बिलियन डॉलर का जो है वो खसारा में जो है वो जा रहे हैं अफगानिस्तान वाले, क्योंकि पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड हो रहा है अफगानिस्तान के थ्रू, और वो आकर के यहाँ पे मतलब क्या कह रहा हूं मैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे आके रुक जाता है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मसला है। अब इसमें इस मसले को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान ने जिद बना ली है कि आप जो है हमारे जो शर्त है उसको मंजूर कीजिए। अब उनके जो शर्त है वो मंजूर करने वाले हैं ही नहीं है। एक तो उन्होंने कहा कि फतवा दिलवा दीजिए अपने जितने भी बड़े बड़े मौलाना है, तो वो तो मिल गया, वो फतवा तो हो गया, लेकिन उससे कोई काम बना नहीं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो टीटीपी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और वो पाकिस्तान का मामला है और पाकिस्तान जो है वो समझे टीटीपी को जो करना है वो करे। और तीसरा जो मैटर था कि ये जो जितने भी अनासिर हैं एंटी पाकिस्तान अनासिर, इनको यहाँ से हटा के खैबर पख्तूनख्वा के जो बॉर्डर है वहां से हटा करके उनको सेंट्रल एशियन पे ले जाए। उसके लिए भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वो पॉसिबल नहीं है। अब जो बात जो विंडो खुल रही है ये मैं आपने सामीन को बता रहा हूँ, वो है कि टीटीपी के पीछे जो है अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके टीटीपी का खात्मा करे, जो कि शुरू में अफगानिस्तान ने उसके ऊपर हामी नहीं भरी थी। लेकिन अब जो कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं, अनऑफिशियल सोर्सेज आ रहे हैं, उसमें जो हक्कानी ग्रुप है वो अब जो है जो हालात अभी है कि या तो आप टीटीपी के पीछे जाइए, अफगानिस्तान चेस करिए, और नहीं तो इकोनॉमिक जो आपकी बुरहान है उसको झेलिए आप। तो हक्कानी ग्रुप जो है अब वो फिर से कुछ विंडो खोल रहा है कि जिससे वो अफगानिस्तान से बात कर सके, पाकिस्तान से बात कर सके, और टीटीपी को कैसे हम मतलब समेट सकें या कैसे उसके ऊपर लगाम लगा सके, इस पे कुछ मुज़ाकरात हो रही है, कुछ बात हो रही है। और इसका इंटीग्रेशन हमें वही आया था कि देखिए वो जब आईएसआईएस दाइश जो है उसके किसी एक्टिविस्ट को अफगानिस्तान ने पकड़वाया था पाकिस्तान के अंदर, तो वो एक इंडिकेशन था कि ये जो काम है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अगर मिल जाए तो टीटीपी को मतलब ये है कि उस पर लगाम लगाना मुश्किल नहीं होगा। तो अब उस पहल पे कुछ बातें हो रही है, अब क्या होंगी नहीं होंगी। कुछ एक भी इंडिकेटर आ रहा है कि जो कंधार वाले जो है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल लीडरशिप उनका कंधार में भी है, तो कंधार वाले भी जो है वो पाकिस्तान के लाइन ऑफ थिंकिंग पे आ रहे हैं। अब ये जो काबुल वाले लोग हैं, ये लोग जो हैं वो अपने आप को अलग किए हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो टीटीपी पर लगाए। अब जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आज के तारीख में एक चर्चा और भी कर ले कि देखिए हमारे और साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में 2 या 3 संगठन हैं जो के सामने हैं, सरे फरिश्त है, जो कि दुनिया के लिए जो है एक प्रॉब्लमेटिक मतलब टेररिस्ट ग्रुप है। एक तो अलकायदा है जो कि प्रॉब्लम है यूएसए का, और वो जो है और यूरोप का, उनका तो अलकायदा का तो बहुत बड़ा एजेंडा है, ग्लोबल एजेंडा है। और जो आईएसआईएस है इराक और सीरिया, जो इंटर स्टेट सर्विसेज इराक एंड सीरिया को दाइश, उनका भी इंटरनेशनल एजेंडा है जो कि जाहिर तौर पर अमेरिका से मतलब उसका क्लैश है। और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो भी मतलब वचनबद्ध है अमेरिका को कि हम आईएसआई को और अलकायदा को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे और जो भी हो सकता है हम उनको वहां यहाँ से हटाएंगे। अब आ जाइए टीटीपी पे। टीटीपी एक छोटा सा संगठन है, 1500 लोगों का। कासिम मुनीर के मुताबिक वो 1500 लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है हम इस्लामिक रिजीम लेके आए और ये डेमोक्रेटिक और मिलिट्री रिजीम ये सब को हटा दे, और जो तालिबान के टाइप पे मुल्ला रूल जो है वो हम पाकिस्तान को लेके आए, जिसको पाकिस्तान अपोज कर रही है। और टीटीपी जो है वो बाय आर्म्ड स्ट्रगल धमाकों के साथ और टेररिज्म के साथ अपने मकसद की तरफ जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये संगठन
भी तो उसी लाइन से है जिस लाइन पे अलकायदा और जिस लाइन पे जो है दाइश है। तो अगर अफगानिस्तान उनके पीछे जा सकता है तो टीटीपी के पीछे जा सकता है। तो अब यही देखना है कि टीटीपी और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, टीटीपी और अफगानिस्तान, मतलब तालिबान तालिबान और आईएसआई या पाकिस्तान मिल जाते हैं तो टीटीपी तो समझ जाएगी, और यही चाहता है पाकिस्तान। और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक का जो मामला है वो ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए यानी इसमें एक चीज जो निकल करके आ रही है वो ये कि जब दो सरकारें आपस में मिलकर के मामलात को हल करेंगी तो जिसको पाकिस्तान के इल्जाम के मुताबिक जिसको तालिबान खुद शह देता रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, उसको अफगानिस्तान का तालिबान जो है उसको खत्म कर देगा या कमजोर कर देगा, और दोनों मुल्कों की सरकारें आपस में मिलकर के काम करना चाहती हैं। यह इशारा हक्कानी की तरफ से जो वहां के होम मिनिस्ट्री चलाते हैं, और हक्कानी का नाम तो कई तरीके से दुनिया के सामने रहा है। अमेरिका के टेरर लिस्ट में भी वो नाम था, और अब बहरहाल अब टेरर लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक प्रोमिनेंट नाम है तालिबान की सरकार के दरमियान। अच्छा, इसमें ये क्या है, ये जो अफगानिस्तान के तोलो न्यूज ने एक एनालिसिस दिया है जिसमें कहा है कि भारत से जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। क्या भारत स्पॉइलर है काबुल में? क्या उन दोनों पड़ोसियों, जाहिर है हम तीसरे नंबर पर हैं, दोनों इमीडिएट पड़ोसी तो वही हैं, क्या उनके ताल्लुकात खराब करने में भारत का कोई खास रोल है या इंटरेस्ट है? ताल्लुकात तो अगर वसी पैमाने पर सबसे अच्छे रखे जाएं तो शायद वो जंगों से बचने वाला रास्ता होता है। क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो मेरे भी मतलब जहन से या मेरे अकल से परे है कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा या उनके जो सपोर्टर है उनका प्रोपेगेंडा है। वो नहीं चाहते हैं, वो अफगानिस्तान को, मतलब वो अपना पर फैलाना नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान पर फैलाना चाहता है भारत के साथ। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर कोई मुझे ये समझा दे, कितना बड़ा भी वो खलीफा हो मुल्ला, मतलब वो जो है क्या नाम है, सिराजुद्दीन हक्कानी के बराबर हो, कि भारत किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकता है। मैं ये कहना चाह रहा था। वो जब, बहुत पुरानी बात है ये, अभी की बात नहीं, पुरानी की बात है कि जबकि सब लोग अफगानिस्तान में लगे हुए थे तो भारत भी लगा हुआ था अपने हिसाब से। अब यहाँ पे जो है, जो इनका कहना है, पाकिस्तानियों कहना है कि भारत जो है वो टीटीपी को फाइनेंस कर रहा है थ्रू तालिबान। ये एलिगेशन है। जो तालिबान के, जो टीटीपी के लोग हैं वो किराए के टट्टू हैं, और उन्हें बंदूक दे दीजिए और उन्हें इस्लाह दे दीजिए, वो जिसको चाहेंगे गोली मार देंगे, जहां चाहेंगे वो धमाके कर देंगे, और उसके लिए उनको उनका मुआवजा दीजिए। वो मुआवजा जो है वो भारत की तरफ से आता है। तो ये तो पाकिस्तानियों का एलिगेशन है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो ये भी है कि कोई ना कोई फॉरेन हैंड तो है, और मैं अगर ये कहूं तो हो सकता है कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा हो। अलकायदा के साथ उसने डबल गेम खेला, सारी दुनिया को मालूम है। अरे साहब, डबल गेम की कहानी देखिए, आपने डबल गेम ने बनाया। मुश्तबा साहब, आपने डबल गेम का इशारा किया। जब तालिबान की हुकूमत 2021 में आई तो उसके साथ साथ ये खबरें भी आई कि सीरिया के इदलिब से अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुछ टेररिस्ट को नॉर्थ अफगानिस्तान में पहुंचाया जा रहा था, और इस सिलसिले में रूस की खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा इसका वो खुलासा किया था इस खबर का। और अजरबैजान और आर्मीनिया की जब जंग हो रही थी तब भी वहां से कुछ टेररिस्ट वहां ले जाकर के गए थे, पहुंचाए गए थे। तो वो तो एक इंटरनेशनल, जैसे सिक्योरिटी एजेंसियां काम करती है ना, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां, इस तरह से प्राइवेट फौज भी तैयार की गई है, वो चाहे वो टेररिस्ट की शक्ल में हो। और वो कुछ मुल्क हैं जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये डबल गेम खेलने के लिए इस किस्म के एलिमेंट्स कहीं भी
काम आ जाते हैं, हर दिन $100-200 लेकर के काम करने वाले लोग। तो ये लार्जर पिक्चर है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। अच्छा, अब चलते हैं, ये जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के कहते हैं कुछ नरम हो रहे हैं, क्या कुछ है वहां से खबरें, क्या है पाकिस्तान से? नहीं, पाकिस्तान से खबर ये है, अब इस खबर के ऊपर भी जो है वो कोई बहुत पुष्टि नहीं है, लेकिन यह है कि जो अनऑफिशियल खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया से, उसमें यही बताया जा रहा है कि इमरान खान ने अपने मतलब जहां पे प्रिजन सेल है, उन्हें ये लग रहा है कि उनके रिहाई की चाबी जो है अब आसिम मुनीर के पास ही है, क्योंकि जो उन्होंने डेमोक्रेटिक रूट चुना था, वो डेमोक्रेटिक रूट जो है उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे पाया है। तो अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम आसिम मुनीर से कंप्रोमाइज कर लें या किसी तरह से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें जाती तौर पर आसिम मुनीर से कोई भी झगड़ा नहीं है, उनकी पर्सनालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब सिद्धांत की हमारी लड़ाई है, और ये वो उन्होंने अपना जो भी कुछ कहना था। तो मुझे इस बयान में यही लग रहा है कि इमरान खान जो है, अब उन्हें ये लग रहा है कि वो ये चाहते थे ना, देखिए इमरान खान को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो वो ये समझ रहे थे कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फोर्सेस या जनता जो है हमारे पीछे आ जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये इमरान खान का जो मूवमेंट है वो ये बताता है कि जहां पे जनता को किसी की बड़े की पसी पुश्ती मौजूद है, किसी फॉरेन हैंड की या किसी और तरह की, तो जनता जो है रेवोल्यूशन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो जो पीपुल्स मूवमेंट जो कहते हैं कि बांग्लादेश में पीपुल मूवमेंट ने जो है वो लिबरेशन कर दिया, ये और बहुत सारी जगहों पे बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान में बज़ाहिर तौर पे तो 100% नहीं तो 99% तो लोग या 90% लोग तो इमरान खान के साथ है, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग इख्तिदार में हैं वो बने हुए हैं, और वो जो हैं जो लोग अपोज कर रहे हैं वो अपोज कर रहे हैं, और ये अपोजिशन जो है 2-2.5 साल हो गया। तो अब यहां से हम कहाँ निकलेंगे? इमरान खान शायद इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे इमरान खान से मिलाना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक हवाला देता हूँ, वो ये है कि ये मणिपुर की एक खातून होती थी, उनका नाम बहुत अच्छा है, भूल रहा हूं मैं, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया था। ये इंडिया के मतलब उस पे आफ्सा के ऊपर मतलब सिक्योरिटी जो एक्ट है हाँ। जो कि परमानेंट, हाँ मतलब आर्म्ड सिक्योरिटी एक्ट, और वो करीब करीब 5 साल या 10 साल जो है वो हॉस्पिटल में बिना खाए रही थी। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आने लगा कि हमारा जो मंजिल है वो हम पहुंच ही नहीं सकेंगे वहां, तो उन्होंने खामोशी से विड्रॉ कर लिया और वो इंग्लैंड चली गई। उनका नाम बहुत अच्छा नाम है, मैं भी दिमाग से निकल रहा है। हाँ। जब उन्हें ये लगने लगा कि हम हक के लिए लड़ रहे हैं, सारी चीजें हम सही कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे? अब इमरान खान को भी शायद हमें ये लग रहा है कि वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर हम इसी तरह से अकड़े रहे और इसी तरह से हम रहे तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो इसीलिए शायद वो कुछ नरमी बरत रहे हैं। अब हालात देखिए, पाकिस्तान है, किसी दिन भी बदल सकता है, किसी दिन भी वो जेल से निकल सकते हैं, किसी दिन भी वो इक़्तिदार में आ सकते हैं, लेकिन अभी इस मौके पे तो उन्हें, हमें लग रहा है कि वो, अगर इमरान खान आज वो कह दें कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, हमें आप मतलब किसी दूसरे मुल्क में भेजने की इजाजत दे दीजिए, तो आसिम मुनीर तो मोस्ट हैप्पी मैन, वो ये भी कहें कि चलिए हमें जो है मेरे घर में भेज दीजिए, हम कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं देंगे, हम अपने घर में रहेंगे, आराम करेंगे, तो मोस्ट हैप्पी मैन। लेकिन ये लग रहा है कि इमरान खान सियासत में अब अगर आना चाहते हैं तो मुझे यही लगता है कि उनके 2-3 जो बहुत बड़े बड़े एजेंडे थे वो कहीं मतलब, एक तो उनका था कि अमेरिका को बाहर निकाल के फेंक दो, अमेरिका से कुछ नहीं रखना चाहते, एक जैसे हम रिलेशनशिप रखना चाहते हैं सारे मुल्कों से, अमेरिका के साथ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। दूसरा उनका एजेंडा था कि आर्मी को जो है हम बैरक में भेज देंगे और उनको कहेंगे कि आप तैनात होइए हमारे LOC पे या जो उनका बॉर्डर है उस पर तैनात होइए, आप कोई ये नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे।
और तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम ट्रू डेमोक्रेटिक रूल निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे और मदीना की रियासत बनाएंगे। ये सब चीजें जो उनकी ख्वाब थी वो थी। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है अभी जिस सूरत हाल में कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के बिल्कुल मतलब घुटनों के नीचे है और पूरा जो पाकिस्तान है वो मतलब आसिम मुनीर के कंट्रोल में है। इसमें इमरान खान कहाँ जाके फिट हो जाएंगे? या तो वो सियासत छोड़ दे और एक आजाद नागरिक की तरह अपना जो है वो रहे जहां भी रहे, और अगर उन्हें सियासत करना है तो उनकी जो एजेंडा है वो तो पूरा होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा। जी, अरे इससे 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 एक नतीजा तो सामने साफ आ रहा है कि 1947 के बाद से ही एक बार हमारी बात हो रही थी किसी बड़े जर्नलिस्ट से, उन्होंने ये बताया कि देखिए 1947 के बाद से ही पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की फौज पेंटागन के कंट्रोल में रही है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री को पेंटागन कहते हैं, तो वो उसके इन्फ्लुएंस में रही है। उसी के नतीजे में फौजी हुकूमतें ज्यादा रहीं और डिक्टेटर्स वगैरह ज्यादा रहे, और अब भी फौज की हुकूमत है। तो वहां की सभी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। उससे बिल्कुल पाक कर करके अमेरिका को बाहर निकालना बड़ी बात है। इमरान खान जिसके लिए वो एक एजेंडा बताते रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि अवाम साथ तो है इमरान खान के, जो हमने रैलियों में देखा, आधी आधी रात को रैलियां हुई, कई कई शहरों में एक साथ हुई, लेकिन वहां का सिस्टम इतना जकड़ा हुआ है अमेरिकी निजाम के इन्फ्लुएंस में कि शायद वो बदलता नजर नहीं आता। हो सकता है इमरान खान को एक तरह से कोई कंप्रोमाइज करना पड़े। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में इलेक्शन भी है और खालिदा जिया के इंतकाल की भी खबर है, मोदी जी ने पैगाम भी भेजा है। अब क्या कुछ बांग्लादेश में क्या, और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का क्या क्या लगता है आपको? देखिए ये बहुत बड़ा एक यू टर्न हुआ है भारत का और नरेंद्र मोदी का और उनके साथ हमारे जयशंकर का, क्योंकि अब भारत ने हसीना वाजिद को अब एक साइड लाइन कर दिया है और नरेंद्र मोदी की चिट्ठी लेकर के जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, जाते हैं ढाका और तारिक रहमान को वो देते हैं और कंडोलेंस पेश करते हैं और दोनों मुल्कों के रिश्तों को मतलब साजगार बनाने की बात करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि अब इंडिया ने फर्स्ट टाइम रियलिटी देख ली है कि वहां क्या हो रहा है और हमको किससे हाथ मिलाना है। अब उन्होंने अनऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया है जयशंकर के ढाका के विजिट से कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो तारिक रहमान ही हो रहा है, कोई और नहीं हो रहे हैं। ये सब जो इलेक्शन है और ये सब जो है ये तो है ही है, मतलब वो एक प्रोसेस है, लेकिन भारत के भी अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, तभी तो वो तारिक रहमान को रिकॉग्नाइज किया उन्होंने और वहां जाकर के उन्होंने बाकायदा लेटर पेश किया और बाकायदा हाथ वाथ मिलाया, एक बहुत बड़ा मतलब सम्मान किया है, क्योंकि तारिक रहमान आज के डेट में तो कोई नहीं है, उनकी तो कोई हस्ती नहीं है, उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। वो एक भूतपूर्व 15 साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी खालिदा जिया, उनके बेटे हैं, उनके ऊपर भी करप्शन का चार्ज था और उनको हसीना वाजिद ने भेज दिया था लंदन की, आप रहिए 17 साल के बाद आए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये ऐतिहासिक मोमेंट है जो इंडिया और बांग्लादेश के। अब हमारे जो सोशल मीडिया है और गोदी मीडिया है, ये तो हर दिन यही कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को जो है जाके फतेह कर लो, बांग्लादेश को जाकर के आप कब्जा कर लो, अभी तो बांग्लादेश सबसे वीक है। और लेकिन इन सब चीजों के, यहाँ तक कि शशि थरूर का भी जो रिपोर्ट आया है उसने भी यही कहा है कि बांग्लादेश इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, वहां पे पाकिस्तान और चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ये सब देखते हुए ये एक बहुत बड़ा फैसला मोदी साहब ने किया है कि अब जो है जो बादशाह वक्त है, जो भूतपूर्व हो गए वो तो भूतपूर्व हो गए, अब हसीना वाजिद का जो किस्सा है कि वो हिंदुस्तान के रहमो करम पर अपनी बाकी जिंदगी काट लें, जहां भी हिंदुस्तान में, दिल्ली में या जहां भी। लेकिन अब जो भारत की कहानी है वो अगले सरकार के साथ बन रही है और उसके लिए भारत ने बिल्कुल मतलब एक सिग्नल दे दिया है और किसी तरह के मन मुटाव और मतलब एंटी इंडिया फोर्सेस की बात नहीं की है, जो कि वहां चल रही है, बहुत 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 सरगर्म है।
लेकिन हमारे जयशंकर ने जाके ये सब बातें नहीं की। तो ये बहुत बड़ा खबर। ये बहुत दूसरी बड़ी खबर जो तब्दीली, बंगला ये बहुत जी, बड़ी तब्दीली है। और इस तब्दीली के साथ साथ तारिक रहमान का भी जो साइज एक तरह से बढ़ा है और वहां की लोकल आवाम उन्हें पसंद कर रही है, या ये कि जो नए इलेक्शन होने वाले हैं, चूंकि शेख हसीना की पार्टी इलेक्शन के मैदान में है ही नहीं, तो तारिक रहमान की उम्मीद बहरहाल प्राइम मिनिस्टर बनने की है। और भारत ने एक तरह से रियलिज्म से काम लेकर के अब ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ इशारा किया है। अच्छा, उसके साथ साथ जो वहां चुनाव होने वाले हैं वो उसमें और दूसरी पार्टियां कौन है जो काबिल जिक्र हो सकती हैं, क्या है? नहीं, काबिल जिक्र तो वहां कुछ है ही नहीं है। एक तो वही जमायत इस्लामी है जी, जो कि बीएनपी के साथ मतलब मिलना चाहे तो मिल ले, हाँ, लेकिन जमायत इस्लामी जो है वो ऐसी पार्टी नहीं है कि वो अपने आप जो है पूरा इलेक्शन निकाल ले। जी, जी, तो जी, और तीसरी पार्टी जो है ये स्टूडेंट वाली पार्टी है जो कि अभी अभी जो है वो साल भी नहीं हुआ है, वो हम्म, अपना अभी पर फैला रही है। तो हम्म, मुझे बीएनपी जो है वही एक पार्टी लग रही है और तारिक रहमान जो है वही चेहरे समझ में आ रहे हैं। हम्म, और ये भी तो मैं भी उसी मतलब इसमें हूं कि जब तक मुकाबला नहीं होगा अपोजिशन से तो फिर आपकी विक्ट्री कैसे होगी, वो तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब जो है वो बीएनपी अगर अवामी लीग लड़ रही होती पीएनपी के अगेंस्ट में तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम कहते कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उसमें बीएनपी जीती है और वो इलेक्शन बना रही है। लेकिन जब अवामी लीग नहीं है तब तो सवालिया निशान है ही है ना। अभी मैं सामाइन को ये बताना चाह रहा हूं जो कि एक बहुत अहम न्यूज है, वो ये है कि अभी ये जो 5 अगस्त को 2025 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा गतिविधि बढ़ गई है बांग्लादेश के अंदर। कई मिलिट्री जनरल, अभी एक नई खबर आई है, कल ही की खबर है कि अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं लगेगा बांग्लादेश में। बिना वीजा के वो आ सकते हैं, वो अपना टिकट खरीद लें, पासपोर्ट ले लें और चले आए बिना वीजा के। और इसके साथ साथ एक नई खबर है कि अभी बांग्लादेश में वो जो हमारा आईपीएल होता है, बीपीएल चल रहा है वहां पे, उसमें पाकिस्तानी बड़े बड़े मशहूर मायनाज क्रिकेटर रमीज राजा और शोएब अख्तर और वकार यूनुस, ये लोग कमेंटेटर बन के आए हैं बांग्लादेश के मतलब बीपीएल को के मैच खिलवाने के लिए या उनकी कमेंट्री देने। तो ये समझ में आ रहा है कि कितने गहरे रिश्ते हो रहे हैं। लेकिन हम इस बात की बात नहीं करना चाह रहे, जो मेन बात कर रहे हैं वो ये कि एक जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, पूरा एग्रीमेंट का खाका बन के तैयार हो गया है। वो उसी लाइन पर है जिस तरह से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, वो मुझे ये लगता है कि 12 के इलेक्शन के बाद 15-16 के आसपास जो है वो नई सरकार आ जाएगी और उससे वो पहली संधि हो रही है। इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब ये गूगल में भी जाइएगा तो वहां को मिल जाएगा कि ये संधि होने वाली है। मतलब पाकिस्तान पे अगर बांग्लादेश पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक होगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा तो बांग्लादेश पे अटैक होगा। तो ये एक बड़ा ही मजेदार मतलब एक सिनेरियो बन रहा है कि अब ये 71 का पाकिस्तान नहीं है बांग्लादेश। अगर इंडिया कोई एडवेंचरिज्म करना चाहती है तो बहुत बड़े मतलब परेशानी में फंस जाएगी। पहले तो 2 फ्रंट वॉर होता था कि चाइना का एक वॉर है और पाकिस्तान का ये वॉर है, अब तो 3 फ्रंट सामने आ रहा है। मतलब बांग्लादेश का एक फ्रंट हो गया, पाकिस्तान का एक फ्रंट हो गया, चाइना का एक फ्रंट हो गया। चाइना का लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है, पाकिस्तान का जो है जो एलओसी जिसको कहते हैं, बॉर्डर जिसको कहते हैं, वो है। अब बांग्लादेश का मामला अलग हो गया। इसीलिए ये सब चीज को देखते हुए हमें लग रहा है कि अब क्लाइंब डाउन किया है नरेंद्र मोदी ने और नई सरकार से वो अच्छे रिश्ते बना रहे हैं। हालांकि जो वहां पे माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसके लिए सोशल मीडिया जो है यहाँ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। वो इसीलिए कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, इसलिए जो है हिंदू मतलब पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और वो यही चाहते हैं कि हमारे बांग्लादेश से नए ताल्लुकात, वो इसीलिए कि अभी जो पूरा शिफ्ट है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, वो इंडिया के ईस्टर्न सेक्टर पे है या नॉर्थ ईस्ट सेक्टर पे है। अब पाकिस्तान का तो है ही है, लद्दाख और अरुणाचल का मामला है ही है। तो मैं ये कहता कि बांग्लादेश इंडिया के बहुत ही मतलब सिक्योरिटी कंसर्न में आ गया है, पहले वो नहीं था।
यानी जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, रिश्ते बेहतर होते नजर आ रहे हैं, डिफेंस पैक्ट की तैयारी है, ऐसे में मोदी जी ने ये महसूस करते हुए एक तरह से अपना रुख बदला है। और बहरहाल सरकार जिसकी भी होती है, ताल्लुकात तो उन सरकारों के जरिए ही हो सकते हैं, उसके अलावा तो जाहिर है अपोजिशन से आप कितना क्या कुछ करना चाहेंगे। और अच्छा, अब एक चीन का अरुणाचल प्रदेश वाला जो कुछ मामला है कि वो बिल्कुल वो ताइवान की तरह से उसे एक तरह से लेवल अपग्रेड कर दिया उन्होंने, वो क्या है? ये खबर जो है, जी जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है। और ये खबर पाकिस्तान से नहीं आई है, बल्कि ये साउथ चाइना पोस्ट जो अखबार है, में हांगकांग से निकलता है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश को अब उसका स्टेटस, सिक्योरिटी स्टेटस के लिए अपग्रेड कर दिया और ताइवान के साथ उसको जोड़ दिया है कि जितना इम्पोर्टेंट ताइवान है चाइना के लिए। और आप जान ही रहे हैं कि ताइवान के लिए पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ हो गई है, चाइना एक तरफ है, और दुनिया चाहती है कि ताइवान को जो है हम इंडिपेंडेंट स्टेटस बना के रखे रहें और अमेरिकन टाइगर की तरह जो है वो वहां खड़ा रहे चाइना के लिए। चाइना चाहती है कि ताइवान को हम ले लें। तो और किसी वक्त भी जो है वो मलक्का स्ट्रेट और क्या क्या है वो साउथ चाइना सी, ये बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं चल रही है। तो हम लोग उस झगड़े में नहीं जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जितना इम्पोर्टेंस चाइना ताइवान को देता है और वो ये कहता है कि ये हमारा अटूट अंग है, तो उसी तरह से चाइना ने उसको अपग्रेड कर दिया है अरुणाचल प्रदेश को, और वो ये कहता है कि हमारा अटूट अंग है। अब उसके लिए जो तैयारियां उन्होंने की हैं, ये हमारे सामईन को बहुत चौंका देने वाली है, जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जी जी जी। वो अभी कुछ पहले दिन, 2-3 महीने पहले उनका एक मिलिट्री परेड हुआ था वहां पे बीजिंग में, तिरमन स्क्वायर पे, जहां पे पहली बार उन्होंने जो है रोबोस को दस्ता बना करके, मतलब जो हमारा राजपथ है उस पर परेड करवा दिया था वहां। और वो आदमी नहीं थे, बल्कि मतलब एक बाकायदा जो है वो रोबो थे, जो कि वो परेड कर रहे थे असला और मतलब सारी चीजों के साथ, और जिनकी प्रोग्रामिंग जो है वो कहीं और से हो रही थी, और वो लेफ्ट राइट करके आगे चल रहे थे। अब वैसे दस्ते उन्होंने उतार दिए हैं तिब्बत के ऊपर, बॉर्डरिंग जो अरुणाचल प्रदेश है। तो आगे अगर वॉर होता है तो इंडियन मिलिट्री को वो जो रोबो है उनसे लड़ना पड़ेगा। मतलब ये सिनेरियो बिल्ड हो चुकी है। और वहां पे उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री इसलाह और ये वो तिब्बत में लाके बैठा दिए हैं, क्योंकि अगर हम जंग करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश को जो है हम ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। और इसके साथ साथ एक और जो मसला है जो हम भी डिस्कस कर ले, क्या भूटान जो है वो बॉर्डर उसका इशू है, जैसे हमारा चाइना का बॉर्डर इशू है, वैसे भूटान का और चाइना का बॉर्डर इशू है, जिसको वो इस स्टेज पे आ गया है कि उसको सॉल्व कर ले माइनस इंडिया, मतलब बिना इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की सॉल्व कर ले। अब उनका जो डोकलाम है जो कि लगता है अरुणाचल के साथ, वहां चाइना का पूरा जो है एक मिलिट्री कंटिंजेंट बैठा हुआ है। तो अब देखिए, डोकलाम एक अलग जगह है और तिब्बत एक अलग जगह है, अरुणाचल एक अलग जगह है, और ये सब आसपास में मिलते जुलते जगह हैं, और भूटान एक अलग जगह है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि बांग्लादेश एक अलग जगह है। तो अभी जो पूरा थिएटर ऑफ वॉर है या थिएटर ऑफ कंसर्न है, मिलिट्री कंसर्न, वो है ईस्टर्न इंडिया। और इसी बात की मैं निशानदेही दे रहा हूं कि अब वो पाकिस्तान और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, अब आ जाइए, अब डिस्कशन कर रहे हैं तो 2 खबरें और हम करके क्लोज करना चाह रहे हैं। जी। एक तो अभी मैं देख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक चल रहा है, और जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कहा है कि हमारा सीज फायर नहीं हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने जो है वो जंग बंदी कर दी है और ये कर दी, लेकिन बाकायदा ऐलान नहीं किया है कि हमारा जो पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो है वो टेक्निकल वर्ड है फायर। तो सीज फायर का ऐलान ना ही पाकिस्तान ने किया ना ही इंडिया ने किया। तो इसका मतलब क्या है कि वॉर की जो स्थिति चली रही है, और दोनों मुल्क जो है इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने तौर पे तैयारी कर रहे हैं कि अगर फिर कोई झगड़ा हो गया। अभी एक अमेरिका का रिपोर्ट आया, इसको भी सुन लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि 2026 में शायद फिर से इंडिया और पाकिस्तान लड़े।
ये अभी कांग्रेस में सबमिट हुआ है जो रिपोर्ट अमेरिका का, उसमें ये कह रहे हैं कि वॉर जो है इंडिया और पाकिस्तान की रूल आउट नहीं की जा सकती है 2026 में। और इस बीच में गंगानगर में एयरबेस बनने की भी तैयारी है जो पाकिस्तान से बिल्कुल लगा हुआ है। उसका जरा एक 30 सेकंड में बता दीजिए, वक्त हमारा खत्म होने जा रहा है। जी, गंगानगर जो है वो बॉर्डर है पाकिस्तान का और हमारे यहाँ राजस्थान का वो हिस्सा है, और वो एक सेक्टर है जिसपे कि पहले भी लड़ाई हो चुकी है। गंगानगर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से, उस पे इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम एक एयरबेस बनाएंगे, जिसका जो खर्चा है या जो भी कुछ है मतलब वो उसकी मंजूरी हो गई है। अब ये जो है पाकिस्तान का जो भावलपुर एक शहर है उससे सिर्फ 40 किलोमीटर, तो ये सब तो जंग की तैयारियां ही है ना, ये तो अलामत नहीं है कि पीस की बातें हो रही हैं। तो ये तो 2026 शुरू हुआ है, इसमें भारत के लिए ईस्ट में भी एक तरह से खतरा बढ़ा है और वेस्ट में भी जंग होने के इम्कान है। हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि हालात सही रहें और कोई जंग ना हो, क्योंकि जंग का सीधा असर आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है और कितने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने पूरे साउथ एशिया का पूरा एक मंजर पेश कर दिया। मैं समझता हूं हमारे दर्शकों को, नाजरीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।